अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना है। आज हम बात करेंगे, एक सिलेक्शन हुई और सिलेक्शन को लेके बहुत वावेला मचाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी तनकीद हो रही है। सिलेक्शन किसकी हुई है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं और उसके अलावा निकाली गई है रैली, किस सूबे में निकाली गई है और किसके लिए निकाली गई है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और एक खत लिखा गया सनम और उस सनम तो उस खत का जवाब भी आ गया। वो जो होता था कि खत गया और डाकिया को और घर नहीं मिला और खत वापस आ गया, ऐसा कोई मामला नहीं हो। तो खत क्या है, किसने किसको लिखा है और उसके जवाब में क्या जवाब भी कार्रवाई हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको इन खबरों का पता चले। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी भाई इस्लाम बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, मेरी नॉलेज जो है ना वो क्रिकेट के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जिस वक़्त सईद अनवर रामी सुहेल ने रिटायरमेंट ली तो मैंने क्रिकेट देखना भी छोड़ दी। लेकिन आज एक सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन कमेटी ने बड़ा मुत्तफ़िक़ा तौर पे बाबर आज़म को शायद वनडे के लिए भी और टी20 के लिए भी कप्तान चुन लिया। तो उसपे काफ़ी तनकीद हो रही है। मैंने शाहिद अफरीदी का भी एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि मेरा ख़्याल था कि अगर आपने तब्दीली करनी ही थी तो आप रिज़वान जो था बेहतरीन चॉइस थी, रिज़वान को बना देते। लेकिन चलें, अब जो भी कर दिया गया, मैं सपोर्ट करता हूँ बाबर आज़म को। शायद शाहिद अफरीदी को हटाया गया है टी20 की कप्तानी से, तो उस वज़ह से उनको कुछ जो थे वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो चूँकि आप तो क्रिकेट देखते हैं, आपको क्रिकेट के बारे में पता भी है, आप बताएँ आप इस सिलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? अच्छा बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, शाहिद अफरीदी साहब की इस बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ, रिज़वान को बनाया जाना चाहिए था। वो मैं क्यों इत्तेफ़ाक करता हूँ मैं बताता हूँ। ये तो कोई शक नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी जिनकी रिश्तेदारी भी है शाहिद अफरीदी के साथ, वो थे, उनको बनाया गया था। बड़े शदोमत के साथ बनाया गया था, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंस अगर आप देखें न्यूज़ीलैंड में, तो 4 मैच वहाँ पे टीम हार गई थी। तो जिसकी वज़ह से ये तो ज़रूरी था कि कैप्टन को चेंज किया जाना चाहिए। ये तो नज़र आ रहा था और किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि उस बंदे को दोबारा से कैप्टन बनाया गया जिनको कप्तानी से हटाया गया था। जिस वक़्त हटाया गया था उसके ऊपर शनीला बहुत ज़्यादा बातें हुई थी कि इसके ऊपर ये चार्जेज़ हैं, इनको डिसीज़न लेने का नहीं पता, इनकी परफ़ॉर्मेंस एज़ अ प्लेयर अपनी भी खत्म हो रही है, कप्तानी कर नहीं सकते, स्पिनर को लगाना हो तो फ़ास्ट को लगा देते हैं, फ़ास्ट को लगाना हो स्पिनर को लगा देते हैं। मैच इवन यहाँ तक इनके ऊपर तनकीद हुई थी कि ये जब देखते हैं कि टॉस जीतने के बाद जिस वक़्त इनको दूसरों को दावत देनी हो तो वो खुद बैटिंग कर लेते हैं, जिस टाइम खुद बैटिंग करनी हो दूसरों को दावत दे देते हैं। यहाँ तक हुआ था और नंबर्स के ऊपर भी बात हो रही थी कि किसको किस नंबर पे खिलाना है, ये भी डिसाइड नहीं कर पाते और फिर इनकी ज़ाती जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो भी मुतासिर हो रही थी। अब सवाल मेरा ये है कि इनको जिन चार्जेस की बुनियाद पे हटाया गया था, क्या वो अब उनको सेटल कर लिया जाएगा? वो हो जाएगा सारा कुछ? क्योंकि कप्तानी करना जो है वो इनबिल्ट ज़्यादा होता है। ये आपकी कॉम्पिटेंसी का जो लेवल है, वो पता चल जाता है। इनको तो बहुत ज़्यादा चांस दिया गया था। तो किस बुनियाद के ऊपर फिर हटाया गया था और अब किस बुनियाद के ऊपर लगाया गया है? क्योंकि जब हटाया हुँ, गया था, तो हर किसी ने कहा था कि ज़्यादातर ने ये कहा था जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं कि ठीक फैसला है। अब मुझे ये समझ हुँ। में नहीं आती कि उनको दोबारा किस बुनियाद पे लगाया गया है। अब जब दोबारा वो इसी किस्म की गलतियाँ दोहराएँगे, उनकी अपनी ज़ाती परफ़ॉर्मेंस जब मुतासिर होगी, कुछ लोग होते हैं उनके ऊपर जब कप्तानी का भार सौंप दिया जाता है, तो वो उनकी अपनी जो ज़ाती परफ़ॉर्मेंस होती है, वो भी मुतासिर हो जाती है। तो बाबर आज़म भी इसी तरह ही थे, जिस तरह सचिन तेंदुलकर है। तो अब किस बुनियाद के ऊपर इनको दोबारा लगाया गया है? क्योंकि अच्छा इन तमाम अच्छा जितनी मैंने चीज़ें इनकी ज़हीर, बताई हैं, 1 मिनट, इसके साथ ए एक और एक चीज़ मिनट, भी है कि इनके ये एक टीम सवाल को लेके नहीं पूछना, चलते। एक सवाल मैंने पूछना, आपने कहा कि ये सचिन तेंदुलकर की तरह हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर देखा जाए ज़हीर, इतने उसके रिकॉर्ड बने हुए। बाबर आज़म का मुझे ये पता है कि मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ, ठीक है? मेरे हस्बैंड देखते हैं तो मैं साथ बैठी होंगी तो मैं उनसे पूछती थी जी आपके फेवरेट कौन है? तो कहते बाबर आज़म। मेरे ससुर मेरे से पूछेंगे कौन खेल रहा है? बाबर आज़म। और थोड़ी देर बाद बाबर आज़म आउट हुआ होता था। मैं आज तक जब भी मैंने मैच देखा, मैंने कोई उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं देखी है बाबर आज़म की कि जो लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं। मुझे आज तक कभी उनका आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं, तो आप उसको सचिन तेंदुलकर के साथ कैसे मिला रहे हैं? नहीं, शर्मिला इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान की टीम के अंदर जितने भी बैट्समैन हैं, बाबर आज़म बिलाशुबा उसके अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर भी हैं, ना सिर्फ सीनियर है, बल्कि उनकी खेलने की एक क्लास है और दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो इनकी क्लास को मानते हैं, इनकी परफ़ॉर्मेंस को मानते हैं, इनकी सिलेक्शन ऑफ शॉट्स को मानते हैं, इनके खेलने के स्टाइल को मानते हैं, खड़े होने के स्टाइल को मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन इनकी कप्तानी को कोई नहीं मानता। इनकी कप्तानी का मैं वही बात कर रहा था, मैं रिज़वान के ऊपर भी आता हूँ कि इनकी कप्तानी के जितने फ्लॉज अपनी जगह पे मैंने बताए हैं, टॉस खेलना, किसको किस नंबर पे खिलाना, सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन इनकी कप्तानी का सबसे बड़ा जो एक नुकसान है वो ये है कि इनकी कप्तानी के दौरान सियासत नजर आती है, लड़कों की ग्रुपिंग नजर आती है
और दूसरे, क्योंकि टीम, जब कप्तान का काम होता है टीम को जोड़ के खेलना, ये कप्तान हो या कप्तान ना हो, ये एक बड़ी जबरदस्त एक रोल प्ले करते हैं सियासत का, और अपनी तरफ कुछ चंद बंदों को लगा लेते हैं, चंद इनके मुखालिफ हो जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल टीम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल शायद अफरीदी साहब के इस बात के ऊपर मैं इंडोर्स करूंगा कि रिजवान का हक बनता था, रिजवान के को की ये कि लीड फ्रॉम द फ्रंट अगर किसी बंदे को कह सकते हैं, एक तो वो खुद उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये नहीं है कि किसी ऐसे बंदे को कप्तान बना दिया जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होगी, सारे उससे कहेंगे पहले तू खुद तो अपनी परफॉर्मेंस करके दिखा ना, उसके बाद हमारे लिए। उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फिर दूसरी उसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये है रिजवान का कि वो टीम को जोड़ के चलता है, टीम को लेके चलता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही बैड डिसीजन था, पहले हटाया गया, लेकिन फिर लगा मेरा दिया गया, फिर हटा दिया मेरे जाएगा आगे ख्याल जाके। में ज़हीर देखें ना, जो पीसीबी का इस वक्त चेयरमैन है, अगर देखा जाए तो वो किस क्राइटेरिया के ऊपर उनकी सिलेक्शन हुई है, यानी कि एक सियासी अपॉइंटमेंट है, तो शायद उसी वजह से वो आगे वो भी अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं कर पा रहे हैं कि जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हो जाएं। आप कह रहे हो कि टीम के अंदर सियासत आ गई, तो जब जाहिर है हाई लेवल के ऊपर सियासत हो रही होगी तो फिर नीचे टीम के अंदर भी सियासत नजर आएगी। शायद इस वजह से ये कोई अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई है उनको कप्तान बनाना, कि कहीं से भी कोई मैंने कोई वेलकमिंग कोई ट्वीट या कोई मैसेज नहीं देखा उनके हक में। नहीं देखा, तरकीब हो रही है। और मैं बताऊं, जो आपने बात की है ना, ये एक बुनियाद है टैलेंट की, या एक सिलेक्शन की बुनियाद है। बात फिर थोड़ी सी सियासी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने बात की है क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, अब आपने हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है कि एक बंदा था, वो साफी था बुनियादी तौर पर, हो सकता है उसने कहीं साफत सीखी होगी तो साफी बना होगा, लेकिन वो बंदा किस टाइम उसने एडमिनिस्ट्रेशन सीख ली कि वो सीएम बन गया, किस टाइम उसने क्रिकेट बोर्ड की चीजें सीख ली कि वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया, और किस टाइम उसने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिलेटेड चीजें सीख ली कि वही बंदा इंटीरियर। तो ये कोई क्राइटेरिया मुझे जिस तरह इधर नजर नहीं आ रहा, उसी तरह उधर भी नजर नहीं आ रहा। उधर भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा ज़हीर, थोड़ा अब हम सियासत की तरफ आ जाते हैं। आज पेशावर के अंदर एक रैली निकाली गई है, वो कैदी नंबर 804 के लिए जी उन्होंने कहा है कि हमने निकाली है, और मेरे ख्याल में कैदी नंबर 804 अब शायद इमरान का नंबर रहा भी नहीं अडयाला जेल के अंदर। लेकिन अपने ही सूबे के अंदर जहां पे जाहिर आपको सारी खुली छूट है, वहां पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है, रैली निकाल लेगी, तो उस रैली का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अच्छा, रैली के अंदर दिलचस्प मनाजिर बड़े थे कि वो शेर अफजल मरवत है तो वो तकरीर करी जा रहा है, गौहर अली खान है तो उससे माइक मांग रहा है, जो उमर अयूब है वो उनसे माइक मांग रहे कि हमें दे दे, लेकिन गौहर अली वो जो शेर अफजल मरवत है अपनी धुन में जो थे मगन, और वो अपनी तकरीरें जो करते रहे और सारे गरमाते रहे, जो सियासत उन्होंने गरमानी थी, बाकी लोगों को वो मौका उस तरह से नहीं दे रहे थे। फिर मैंने शहबाज गिल की एक ट्वीट देखी, उन्होंने कहा जी ये 2 अप्रैल को शायद कोई एहतजाज रख लिया गया है, लेकिन अब ताक रातें शुरू हो गई हैं, लोग इबादतों में मसरूफ होंगे, लोग एहतजाज के लिए कैसे निकलेंगे, तो इन सारी चीजों को कैंसिल किया जाए। अब अपने ही सूबे में एहतजाज हो रहा है, और आगे जो एहतजाज की डेट्स दी जा रही है उसके ऊपर बाहर बैठे हुए कह रहे हैं कि इसको कैंसिल करें। अब शहबाज गिल ने तो पता नहीं कौन सी ताक रातें जो है उसमें इबादतें करनी है कि उनको मसला हो रहा है, हालांकि वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। तो ये जो अपने सूबे के अंदर जो एहतजाज होता रहेगा, उससे वफाक को क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, मैं शहबाज गिल पे बाद में आता हूँ। बिल्कुल, आज रैली हुई और वहां पे ये चीजें भी आई, नो डाउट के लोग निकले भी हैं, इसमें ये नहीं है कि नहीं निकले, मुख्तलिफ फुटेजेस हैं। निकलने थे, लेकिन आपकी हाँ बात, निकले हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें वो ये ज्यादा नजर आया कि मैं ले लूं, मैं माइक ले लूं, मैं ले लूं। लेकिन मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत साहब की कहीं ना कहीं छोटी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर है लोगों को निकालने के हवाले से, क्योंकि वो एक लाइन लेते हैं, बहुत क्लियर लाइन लेते हैं, तो जिसकी वजह से लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन जहां तक शहबाज गिल का ताल्लुक है, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको याद होगा 2011 में जिस वक्त 30 अक्टूबर का जलसा था ना, उस वक्त रोजे अक्टूबर से पहले खत्म हुए थे, थोड़े अरसा पहले उसी साल। मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने उसी रमजान में, जिस साल अक्टूबर में जलसा हुआ था, उसी रमजान में इस्लामाबाद के अंदर डी चौक पे हर वीकेंड पे वो एक उन्होंने रखा हुआ था कि रात को लोग जमा होते थे और शहरी तक वहीं रहते थे। ये कहना कि ताक रातें हैं और फलाना, वो जिन्होंने एहतजाज करना है वो करना ही करना है, ये बात ठीक है। और शेर अफजल मरवत जो है लेकिन वो कल शहबाज, एक मिनट ज़हीर, एक मिनट, बात ये है कि इमरान खान में और यहाँ पे मौजूद शुएब शाहीन और बाबर अवान जैसी जो क्यादत इस्लामाबाद की, उनमें बड़ा हाँ फर्क है। और फिर ये जो बात ठीक उस है। वक्त जो लोग चार्ज थे वो आज इतने चार्ज नहीं। अगर हम पेशावर की हद तक भी देखें, अपना सूबा सब कुछ, तो वो उस तरह रैली नहीं नजर आई जैसे कि पेशावर में बहुत बहुत बड़ी होती थी, और बाकी सूबों के अंदर तो लोग तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सो आप वो कंपेयर नहीं कर सकते इमरान खान के साथ और बाकी लीडरशिप के साथ। नहीं, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इमरान खान साहब अंदर है, और इनकी तरफ से भी कोई मुनज़्ज़म किस्म की चीजें सामने नहीं आती, अचानक कोई ऐलान हो जाता है, कोई इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ये 31 मार्च वाली का बाद में हुआ था, अप्रैल वाली का पहले हुआ था।
तो जिसका बाद में हुआ है तो उसमें तो ज़ाहिर है लोगों को इतनी अवेयरनेस भी पता नहीं कितनी थी, लोगों को कितना पता था। लेकिन जो शहबाज गिल ने बात की है ना, शहबाज गिल के हवाले से कल शहबाज गिल का शेर अफजल मरवत के साथ एक खुदा वास्ते का वैर है। उसकी वजह ये है कि शहबाज गिल जो है वो इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो इमरान खान के बहुत करीब है। ठीक है, वो एक तकलीफ तो हाँ, बिल्कुल सामने नजर आती है। दूसरा ये है फोकल कि पर्सन बन गए कल अब वो। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आसमा शिराजी के प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि हम चशम बर्रा हैं, शहबाज गिल साहब वापस तशरीफ लाएं और यहाँ आगे एहतजाज में हिस्सा लें। तो यहाँ से पता चल जाता है कि शहबाज गिल साहब को किस तरह देखते हैं, और वो बाहर बैठ के जो ऐलान करना और ट्विटर करना जो है ना वो बहुत आसान है। यहाँ पे फिर वो वाली फुटेज सामने आती है, वो जो यूं कर रहे थे अंदर, वो जो रो रहे थे बैठ के, तो वो वो यहाँ यहाँ फेस सांस करना जो सांस है। हाँ सांस बिल्कुल। लेने की तो जो यहाँ होती है। फेस करना मुश्किल। बहरहाल ये एक बात ठीक है कि इसको आगे कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस तरह जो अंदर से जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको ये नहीं है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं है, लेकिन इनकी नलायकी जरूर साबित हो सकती है कि ये लोगों को एंगेज ना कर पाए, लोगों को मोटिवेट ना कर पाए, लोगों को एक प्लेटफॉर्म से की बजाय जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बुलाने की कोशिश की जाए, लोगों को कंफ्यूज किया जाए, लोगों को समझ ना आए कि हमने किसकी माननी है। ये जरूर हो सकता है बिल्कुल। हाँ, वही मैं बताया ना, माइक भी लेने की बात हो रही है, तो एक ही बंदा माइक पे कब्जा कर ले तो फिर वो बड़ी ग्रुपिंग जो उसके अंदर वो जो है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, हम अब बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा खत का। खत जो हमने शुरू में बात की, खत बाइडेन ने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, उसके अंदर बड़े बाहमी ताल्लुकात का इजहार किया गया कि मिलके काम करना है हमने। पीटीआई ने बड़ी लॉबिंग की अमेरिका के अंदर। अगर आप देखें कि रोज स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर वो जो अफरीदी साहब एक हैं वो सवाल करते हैं, और एक जो माइलस्टोन कह दिया गया था मरियम नवाज की जो मुंतहिब हुई है पंजाब में, तो हर दफा जो बात करते कहते जो माइलस्टोन आपने कहा था उनके सूबे में ये हो गया, जो माइलस्टोन इवन एचिसन का भी उन्होंने वहां पे जाकर उनको कहा कि एचिसन के अंदर जो प्रिंसिपल है उसने वो दे दिया, तो उसने कहा कि मैं इस पर कॉमेंट भी नहीं करना चाहता। तो बहरहाल मैं ये कह रही थी कि इतनी लॉबिंग की, डोनाल्ड लूथ तक को बुलाया, सब कुछ, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो था वो यहाँ पे खत लिखा, और अब शहबाज साहब ने भी उनको जवाबी खत लिख दिया है। तो इससे पता तो ये चलता है कि जही जो ममालिक होते हैं वो अपने ताल्लुकात को देखते हैं, वो अपनी मफादात को देखते हैं, उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता कि वहां पे हुकूमतें किसके, क्योंकि जाहिर है अगर इमरान वजीर आजम थे तो ट्रम्प के बड़े अच्छे उसके साथ ताल्लुकात थे, लेकिन ट्रम्प को के होते हुए जब नवाज शरीफ आया तो ट्रम्प ने उसको भी फोन करके मुबारकबाद दी थी, नवाज शरीफ को भी। और इसका मतलब ये होता है कि ट्रम्प अगर नवाज शरीफ के साथ अच्छा था तो इमरान के साथ भी अच्छा था, उनको अपने मुफादात चाहिए। बाइडेन यहाँ पे भी अच्छा, कल को कोई और हुकूमत आएगी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ भी अच्छी हो जाएगी। तो ये जो एक उम्मीदें बन गई होती हैं कि जी वो हो अमेरिका से हमने लॉबिंग किया तो वो इमरान खान को निकलवा के बाहर रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी हुकूमतें जो होती है वो इस मामलात में मुदाखलत करती हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, ये तो 2 ममालिक आपस में ताल्लुकात हैं। आप अगर लोग पाकिस्तान के लेवल के ऊपर लें, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उन पे किसी हद तक तनकीद भी हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने फ़ोटो खिंचवाए हैं, ये किया है, फलाँ से मुलाकात क्यों कर ली, फलाँ से क्यों कर ली। तो इस लेवल के ऊपर आके भी अपने ओहदे का थोड़ा-सा पास किया जाता है। और देखा जाता है, और काफ़ी सारी जो हिकमत अमली जो है, वो सामने आ जाती हैं, कुछ डिप्लोमेसी सामने आ जाती है। तो दूसरे मुल्क का जो है, वो तो एक तो पहले नंबर पे तो अपना मफाद देखा जाता है। दूसरे नंबर पे अगर कोई इस तरह की चीजें चल भी रही होती हैं, वो बैक डोर पे चल रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है। नो डाउट के बाइडेन के जमाने में इमरान खान साहब की जो जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो इतने अच्छे ताल्लुकात बिल्कुल भी नहीं थे। और इवन हम्म। इवन ये जो शहबाज शरीफ साहब से अब राब्ता उनका हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये वैसे तो ये एक पीडीएम के फॉर्मेलिटीज भी दौर में होती है। नहीं हुआ था, पीडीएम के दौर में नहीं हुआ था। मैं वही कहने लगा था कि इवन पीडीएम के दौर में भी इनसे नहीं हुआ था, और उस वक्त काफी ये डिफेंसिव विकेट पे चले गए थे। लेकिन अब जाके अगर हुआ है, तो उसमें देखना है कि इसमें वो किस तरह खाली राब्तों की हद तक रहता है, या प्रैक्टिकली भी उसका कोई इनको मिलता है, फ्रूट मिलता है, कुछ फल मिलता है उसका प्रैक्टिकली, ये भी है। और दूसरा बैक डोर भी कुछ चीजें, कोई लॉबिंग चल रही होती है, कुछ जैसे अभी डोनाल्ड लू ने जब जवाब दिया था, तो उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो नुमाइंदे थे, वो मेंबर्स थे, वो आए हुए थे, उन्होंने आके सवालात भी किए, और उसके सवालात के दौरान में थोड़ी सी तलखी भी हुई, सारा कुछ वो सारी चीजें पैरेलल चल रही होती है। ओपिनियन मेकिंग में यही होता है कि आप जितने भी, एक तो होता है ओहदे का पास करते हुए सारे राब्ते करते हैं, जिस तरह बाइडेन ने उनसे किया, इन शहबाज शरीफ साहब ने उनसे किया, तो ये एक ये हो रहा होता है। दूसरा पैरेलल चीजें जो चल रही होती है, वो देखनी होती है कि इनकी पॉलिसी के अंदर के क्या कोई शिफ्ट आती है, क्या पहले ये राब्ता नहीं कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल है। और पहले अगर अब कर रहे उसमें थे, हाँ, आने वाले दिनों में कितना करते हैं, ये भी एक सवाल है।
उसमें ज़हीर एक बात ये है कि जब इमरान अमेरिका गए थे, ट्रम्प ने जिस तरह उनको इज्जत दी और उन्होंने आके कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन उसी ट्रम्प ने जब अफगानिस्तान से उनका इनकला हो रहा था तो पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी के ऊपर इल्जामात भी लगाने शुरू कर देते कि इन्होंने हमें डिच किया है, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। वही ट्रम्प जो वो पहले इतनी इज्जत दे रहा था। तो मेरे ख्याल में अमेरिका हमेशा अपने मुफादात को देखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका भी देखिए ये सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन वाला भी, और इसमें बुनियाद जो होती है ना, वो कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं है, ठीक है? आप अपने मुल्क का मुफाद देख रहे होते हैं। और खास तौर पे जितने भी आप डेवलपिंग ये कंट्रीज देखें हैं, हाँ, ज़हीर, आप ये ये तो फैसले देखें भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं सारे। नहीं देखें, सऊदी अरब और जो तुर्की और या दुबई वगैरह कतर वाले हैं वो नवाज शरीफ के कितने करीब थे, लेकिन जब नवाज शरीफ जेल में गए हैं तो उनमें से किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि कोई इंटरफेरेंस करके उनको निकलवाएं। वो हाँ, जेल वो में कह थे, वो देते हैं अपनी कि सजा रियासत काट का हाँ और मुल्क का अंदरूनी मामला है। वो ये कह देते अंदरूनी हैं, अक्सर मामला आपने सुना जी, होगा। वो कह देते हैं। हाँ, ये था कि जब मुशर्रफ के दौर के अंदर जब वो बहुत ज्यादा हो गया था कि फांसी की तरफ बात चली गई थी, या जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी जा रही थी, तब कुछ ममालिक ने मुदाखलत की कि आप छोड़ दें, हम इनको अपने मुल्कों में ले जाते हैं। लेकिन जो इस तरह की सजाएं होती है उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। अभी भी जो पीटीआई के लोगों को उम्मीद है कि अगर ट्रम्प आ जाएगा तो इमरान जेल से निकल आएगा, तो वहां मौजूद रहने वाले सहाफी कहते हैं ये हाम ख्याली है इनकी, क्योंकि कोई मुल्क भी किसी मुल्क के इस तरह के मामला में मुदाखलत नहीं करता है। तो बहरहाल ये रियासतों के मामलात होते हैं, इसके अंदर इतने ज्यादा हमें ख्वाहिशों के कले नहीं बना लेने चाहिए, क्योंकि बड़ी जल्दी जमीन बोस होते हैं और मुल्क के मामलात जो होते हैं वो आपकी अपनी अदालतों के अंदर ही हल होते हैं। अदालतों में मामला चल रहे हैं इमरान के, जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलते चलते एक और बात ज़हीर, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टैक्सों के ऊपर बात की है कि लोग टैक्स नहीं देते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं। आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देती हूँ, क्योंकि हमारी सैलरियों से कट जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़ा बिजनेसमैन है वो टैक्स नहीं देता, और उन्होंने कहा कि अरबों रुपया इस वक्त अदालतों की वजह से स्टे पे रुका हुआ है। अगर अदालतें ये स्टे वापस ले ले तो हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब हमारी अदालतों को ये नहीं चाहिए कि आप सियासी मुकदमा या दूसरे मुकदमा को तो बड़ी जल्दी जल्दी देख रहे होते हैं, आप इन मुकदमा को जल्दी जल्दी निपटाएं ताकि रियासत का नुकसान ना हो। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ख्वाजा आसिफ साहब से बरसत एहतराम जो है वो हमारे यहाँ एक मसला है। एक चीज़ तो बिल्कुल तय हो जानी चाहिए कि टैक्स जैसे मामलात जिसके ऊपर इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ये इर्रिस्पेक्टिव के हुकूमत किसकी है, आपको अपने मौक़िफ़ के अंदर एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो कहें जी टैक्स सारों से लें और टैक्स नेट को ठीक किया जाए। जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म उतर जाएँ, कहें नहीं, नहीं ये नहीं कर। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी कि जब खुद रिसीविंग एंड पे हैं, इस वक़्त उन्हें डिलीवर करना है हुकूमत के साइड के ऊपर, अब आप कह रहे हैं कि टैक्स करें, तो हम तो ये सोचते-सोचते मर गए, आपने बिल्कुल बात ठीक की है। कितना आम आदमी को निचोड़ना है, कितना सरकारी मुलाज़िम को और प्राइवेट सेक्टर जिनके टैक्स कट के आते हैं, कितना निचोड़ना हमारे है, तो कितने टैक्स बिजली के बिलों हाँ, के अंदर हम ही टैक्स निकालने हैं, कितने हाँ, आम आदमी को करने हैं, जो असल मायनों में जिस तरह वो शबर ज़ैदी साहब भी रिटेलर कहते थे, से हाँ, जिसको टैक्स नेट में आप ला सकते हैं, वो अगर लेके आए तो मेरे ख्याल में आम आदमी का भी आधा बोझ कम हो जाएगा और इस मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो उनके और ऊपर हाथ डालते हुए सारे डरते हैं। वो आपको याद है ना, वो रिटेलर्स को लाना बाजवा साहब ने शबर ज़ैदी ने शाज़ेम खानज़ादा को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने, मैं आपको 4 जुमले बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये टैक्स टैक्स की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने जब बात की कि शबर ज़ैदी ने कहा कि हमने बाजवा साहब से बात की कि हाउसिंग वाले सेक्टर में हम ये करना चाहते हैं, तो बाजवा साहब आ गए, हाँ, ओहो हो! ये सारा प्रॉफिट तो इधर से आता है। उन्होंने कहा जी वो बलूचिस्तान में स्मगलिंग होती है, उसको पकड़ना, ओहो! हमारी इकोनॉमी तो चली उस पे रही। वो अच्छा, जिस सेक्टर के ऊपर वो हाथ डालते थे तो बीच में बाजवा साहब रिटेलर्स आके को ये कह देते थे। ये असल हकीकत है। रिटेलर्स को नहीं हम टैक्स लगाते, जबकि रिटेलर्स इतने टैक्स जो है अगर आप उनके ऊपर भी लगाएं तो आपकी बहुत बड़ी जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। जो डॉक्टर हैं आपके, जो अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वो ज़हीर लाखों रुपया कमाते हैं, 5-5 हजार रुपया उनकी फीस होती है, और दिन में कितने पेशेंट को देखते हैं, लाखों कमाते हैं, वो टैक्स नेट के अंदर आपके नहीं आते। ब्यूटी पार्लर्स वाले जो होते हैं आपके, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी टैक्स नेट के अंदर उनको आप लेके इनका सारा जोर जो निकलता है ना वो हम जैसे सैलरी क्लास के ऊपर निकलता है कि इनकी स्लैब बढ़ाते जाएं, जितना वो हो जाएगा। चले जी, ख्वाजा आसिफ ने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो ख्वाजा आसिफ साहब अब हुकूमत के अंदर हैं, लगाएं टैक्स, रिटेलर्स पे लगाएं, हाँ, करें, प्रॉपर्टी डीलर्स बिल्कुल। को ऊपर लगाएं, स्मगलिंग को रोकें, बिजली की चोरी को रोकें, गैस की चोरी को रोकें। हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा ही खून निचोड़ते रहेंगे तो फिर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।